हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा बच्चों कि अभी ठंडियों का जो मौसम था, इसमें सुबह सुबह जब हम लोग उठते थे, कंबल को जैसे ही खींचते थे तो क्रैकलिंग की साउंड आती थी, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्या बता सकते हो? या थोड़ा बहुत स्पार्क्स भी आपने देखे होंगे कई बार। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल सही आपने कहा, चार्ज की वजह से सर ऐसा होता है। बिल्कुल सही है ना। आपने देखा होगा जब तूफान आता है बुरी तरीके से तो उस टाइम बिजली बहुत तेजी से कड़कती है। ऐसा क्यों होता है, बता सकते हैं आप? ठीक है, इसका भी रीजन आप अभी हम लोग देखेंगे। ये भी चार्ज की वजह से बेसिकली होता है। ठीक है ना। लेट से अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा तो आप अपनी सीट से क्या करते हैं, स्लाइड करते हुए अगर पास की आयरन रॉड जो लगी होती है बस में उसको पकड़ लेते हैं, आपको शॉक लग जाता है। ठीक है, तो ये भी क्यों होता है बता सकते हैं आप? या फिर अगर आप कार में बैठे हुए हैं और उतर रहे होते हैं, जब हैंड ग्रिल्स आप पकड़ते हैं उस टाइम भी आपको शॉक लग जाता है। तो ये भी क्यों होता है? बेसिकली ये एक्चुअली जो चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है, जब हम हैंड ग्रिल या फिर आयरन रोड को पकड़ते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी से होते हुए चार्ज डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लग जाता है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि बेटा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, उसकी वजह से हमें ये शॉक लगता है या झटका लगता है। ठीक है, बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही आपके क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्लियर है? आज का जो टॉपिक आपका होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेसिकली वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? एक्चुअली इलेक्ट्रो जो डराइव हुआ इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब होता है चार्ज। ठीक है ना। स्टैटिक जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट। हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनाज हैं और प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये बात क्लियर है? बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? टू स्टडी ऑफ ऑल द फिनोमिना एंड प्रॉपर्टी, ऑल द फिनोमिना एंड प्रॉपर्टी when charge is at rest, when charge is at rest is called electrostatics, is called electrostatics। समझ में आ गया बच्चों आपको ना? अब देखो यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों, कि जो इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें होती हैं वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं? ठीक है, जो भी मैटर या ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो सभी के सभी एटम से मिलकर बनते हैं और एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। देखो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट या मैटर होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटम। और इस एटम के अंदर भी हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात क्लियर है? और इनके चारों ओर चक्कर काटता हुआ एक और पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। नाउ आप देख सकते हैं बच्चों, जो ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन से हैं बताइए तो जरा आप। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है क्या, न्यूट्रॉन। समझ में आया आप लोगों को? देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका अपना एक मास होता है और उस पर चार्ज भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है वो बता सकते हैं आप? ये होता है 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है। कितना चार्ज होता है बताएंगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज E माइनस से डिनोट किया जाता है, वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इन द सेम वे बच्चों, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का भी अपना मास होता है। उसका मास कितना होता है बताएंगे आप? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, चार्ज भी प्रोटॉन पर होता है। चार्ज कितना होता है बता सकते हैं आप? दैट इज E प्लस इसे डिनोट किया जाता है और ये होता है +1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में बात आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। सो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सिमिलर लगभग होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप बात किया करते हैं तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है स्लाइटली ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। ठीक है ना? सो आप ये कह सकते हैं जो मास होता है इसका ये लगभग सिमिलर होता है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। बट अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप इजिली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जरा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.672, वेरएज मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.674, स्लाइटली ज्यादा होता है। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब बात करते हैं तो लगभग सेम ही मान लेते हैं। चार्ज की अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल है वो। सो इसका मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा या एटम पे जो चार्ज बेसिकली होगा वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये बेसिक्स कुछ टर्म्स है या मतलब आप ये कह सकते हैं वैल्यू है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना? सो इनको नोट डाउन अभी आप कर लेंगे। हम रब करते हैं फिर जरा। अब जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट या मैटर होते हैं वो सभी एटम से मिलकर बनते हैं। और एटम जो होता है उसका अपना एक मास होता है क्योंकि उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं तीनों फंडामेंटल पार्टिकल के क्या है? अपना अपना मास होता है। ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं अगर एटम का मास है तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता होगा उसका अपना कुछ न कुछ मास होता है। सो आप इसको अनदर वर्ड में भी बोल सकते हैं कि जो मास होता है एक ऑब्जेक्ट का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इसी तर्ज पे आप ये भी बोल सकते हैं जो चार्ज होता है, बात समझ में आ रही है आपको? जो चार्ज होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है ना? इसको रफ कर लेते हैं जरा, फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, आपको पता है अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? चार्ज के बारे में होगा। व्हाट इज चार्ज? टॉपिक का नाम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर सिंपली आप कैसे दीजिए चार्ज, है ना? देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना मास होता है, उसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अपना चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर की, या फिर यूं कह लें कि जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल है उनकी। ठीक है ना? देखो यहाँ पे देयर आर 3 पार्टिकल, नहीं यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कर लीजिए या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना? फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो जरा, इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? इट इज an intrinsic property of any matter or object or matter, या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की। ठीक है? एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि मास होता है उसी तरीके से जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों, चार्ज की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो हम सभी के सभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से क्या होता है? जो बल्ब जलता है, पंखा चलता है। ये बात क्लियर है? और करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक जो आपके इफेक्ट्स होते हैं वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगला स्टेटमेंट आप ये बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस, चार्ज की वजह से, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? बढ़िया ना। अब देखो, आपको पता है कि चार्ज जो होता है बच्चों, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। 2 टाइप के चार्ज हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्लियर है? वो पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है? इसको मैं ऊपर रख कर देता हूं। चार्ज आर 2 टाइप। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना?
एग्जाम्पल देना होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम लोग E प्लस से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं पे नेगेटिव चार्ज का अगर एग्जाम्पल देना होगा तो आप कह सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो उसे डिनोट E माइनस से क्या आता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस पोलैरिटी चेंज होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को ना। अब बच्चों यहाँ से बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आपके पास आएगा क्या, कि इस यूनिवर्स में जो देखा जाए जितने भी मैटर या ऑब्जेक्ट होते हैं नेचुरली वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। ये बात क्लियर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो एटम होता है नेचुरली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, उस पर नेट चार्ज 0 है। ठीक है ना। सो आप ये बोल सकते हैं नेचुरली एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि उस पर नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा। मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एनी एटम, आप कहेंगे सर उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेट से 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो प्रोटॉन पे 10 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे 10 नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। सो अब यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर हमें चार्ज अगर करना होगा तो क्या करना होगा, बेसिकली हमें उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो कंडीशन है इसको डिस्टर्ब कर देना होगा। ये बात क्लियर है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा बेसिकली। क्लियर है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको हटाया जाए। ठीक है, देखो जरा। हाँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है बेसिकली तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन को हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। टू चार्ज एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन, डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो कंडीशन है उसको आप डिस्टर्ब कर दीजिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कंडीशन। क्लियर है आपको ना। आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो कंडीशन अगर उसे डिस्टर्ब कर देंगे तो मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को चार्ज कर दिया है। देखो, अब कुछ वेज होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर अनदर भाषा में हम बोल सकते हैं कि भाई उसे चार्ज करते हैं। कैसे, बाय रबिंग मेथड जिसे फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या फिर कंडक्शन मेथड के थ्रू, या फिर इंडक्शन मेथड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको फिर चार्ज कर देते हैं। क्लियर है। चलिए, सो ये हम लोग अभी बाद में देखेंगे। मान लिया लेट्स से इफ एनी ऑब्जेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन डिस्टर्ब कर दी, और ठीक है, मतलब इफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट ने अगर इलेक्ट्रॉन बाई चांस लेट से उसने लूज कर दिया, लूज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और आपने लेट से उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। बहुत क्लियर है। सो होगा क्या, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन उस पर ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर वहीं पर कोई ऑब्जेक्ट होता, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता, तो इसका मतलब उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो लेस देन हो जाती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता। क्लियर है। तो ये बेसिक फंडा है ना। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर हम डिस्टर्ब कैसे करें, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। तो मैंने अभी आपको कुछ मेथड बता दे, उनको भी अगर आप चाहते हैं राइट डाउन करना तो वो भी कर सकते हैं। चलिए देखो तो जरा, लिख देते हैं इसको भी यहाँ पे।
देयर आर सम मेथड by which we can disturb the electrical neutrality condition, the electrical neutrality condition of any object or matter, condition of any object matter. ठीक है, क्या है जरा देखो तो। पहला मेथड जो आपका होगा वो होगा रबिंग, कि उन ऑब्जेक्ट को अगर आप रब करते हैं, या फिर फ्रिक्शन कह सकते हैं आप, फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो क्या है, इंडक्शन मेथड। सो ये बेसिकली 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर यूं बोले कि उसको आप चार्ज कर सकते हैं। क्या हुआ, बोर हो रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये थे आपके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ बातें और हम सीखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ना। अब देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और कुछ और बातें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। देखो जरा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट है क्या, जब आप किसी ग्लास रॉड को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है आपका, लेट से आपने ग्लास रॉड ले रखा है, या आपकी ग्लास रॉड है, ठीक है ना, और यहीं पे आपने क्या ले लिया है, सिल्क क्लॉथ ले लिया है, सिल्क क्लॉथ से, ठीक है ना। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ इनिशियली दोनों के दोनों अनचार्ज हैं। अनचार्ज बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली दोनों ही न्यूट्रल हैं। इसका मतलब है कि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। लिख लेंगे आप, अनचार्ज है ये, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। सेम केस आप यहां भी कह सकते हैं, ये भी अनचार्ज है, मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। So, इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इक्वल होंगे। अब देखो बच्चों, अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन को डिस्टर्ब करना तो एक मेथड हमने चूज करे, लेट्स से रबिंग वाला, ठीक है ना। इन दोनों ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आप रब करते हैं तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा पाया गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से, ठीक है, जंप करके सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, लेट्स से कोई एक अपने आप से समझने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया कि इसके अंदर हमारे 6 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 6 प्रोटॉन इसके अंदर मान लिया मैंने, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया इनिशियली। क्लियर है आप लोगों को? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, सर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6 हो गए ना। लेट्स से सिल्क क्लॉथ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कर लिया मैंने, इनिशियली 4 है, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4। इसका मतलब इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो ये भी अनचार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है, इनको अगर आप रब करेंगे तो रब करने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इनको जब आप रब करते हैं तो रब करने की हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, लेस टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो ग्लास रॉड पे होते हैं वो ग्लास रॉड से जंप करके सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं आफ्टर रबिंग, आप देखिए जरा तो क्या सीन होगा आफ्टर रबिंग। ये आपका ग्लास रॉड है, ठीक है। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले गए हैं, सिल्क क्लॉथ। मान लिया मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, जस्ट मान लिया हम लोगों ने, लेट कर रखा कि ग्लास रॉड से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ पे जंप कर गया। इसका मतलब इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ग्लास पे, सर 6 अभी भी, क्योंकि प्रोटॉन तो निकले लिए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड हो गया, दैट इज 5 हो गया है। ये बात क्लियर है? सो इसका मतलब यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है ना? अब यहाँ पे नंबर 5 इलेक्ट्रॉन जो है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा और 1 प्रोटॉन बच जाएगा, जिसका एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आ जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब ग्लास रॉड जो हुई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब बात करते हैं सिल्क क्लॉथ की। देखो बच्चों,
अब बात कर लेते हैं हम लोग सिल्क क्लॉथ की। जब आप सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं क्योंकि सिल्क क्लॉथ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इनिशियली कितना था, 4 था, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है ग्लास रॉड से, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। आप इसे देख भी सकते हैं इजिली, 5 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसका नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। आई होप क्लियर आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यहां से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना आप लोगों को है, वो क्या है जरा देखो तो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखना चाहें आप तो, हमेशा जब भी किसी 2 ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करेंगे, रब करते हैं, या फिर यूं बोले कि उन्हें हम चार्ज अगर कर रहे हैं, तो बॉडी या ऑब्जेक्ट से हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है। बात क्लियर है। लेट से अगर उसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं आप या फिर नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, दोनों ही केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है। अब ये आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन के मास को आप कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और प्रोटॉन का जो मास होता है कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो आप ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा लाइटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा, कभी भी प्रोटॉन और बल्कियर आयन ट्रांसफर नहीं होते। ये बात क्लियर आप लोगों को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब चार्ज का भी ट्रांसफर होगा। ये बात क्लियर है आपको। यहां से एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब उसका मास भी ट्रांसफर हो रहा है। बात क्लियर है। यहां से 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड करेंगे हम लोग कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा और चार्ज के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होगा। ये बात क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं जरा। इलेक्ट्रॉन इज always, electron is the only particle that is transfer from one object to another, from one object to another, ठीक है, another। जब आप चार्ज करते हैं कभी भी प्रोटॉन या फिर बल्कियर आयन जो होते हैं पॉजिटिव वो नहीं ट्रांसफर होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो चार्ज का भी ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज कितना होता है बताओ तो, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, ठीक है बच्चों। सॉरी। दूसरा पॉइंट भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, देखो क्या है वो कि भाई इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है, एज इलेक्ट्रॉन हैज मास सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑलवेज लीड टू ट्रांसफर ऑफ मास। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हमेशा मास का ट्रांसफर होगा। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से हम लोग देखेंगे। हाँ, और इसका जो इनवर्स होता है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई ये आपसे बोल दे कि बच्चों मास का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या चार्ज का भी ट्रांसफर होगा, तो आप कहेंगे सर ये एक्यूरेट नहीं होगा, हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। कई बार ये होगा, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राइस ले लिया, व्हीट ले लिया आपने, 10 kg अगर आपके पास है, 2 kg मैंने और आपको दे दिया है, ठीक है, तो उस केस में देखो मास का तो ट्रांसफर हो रहा है बट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल था। बात क्लियर है ना। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आगे लिख सकते हैं बट इट्स इनवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट इसका इनवर्स जो होता है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। देखो बच्चों,
ये बेसिक 3 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जरा देखो तो, इसका मतलब ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन का लूज किया था, तो हम ये बोल सकते हैं जो ग्लास रॉड का मास होगा वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मास इज स्लाइटली डिक्रीजेस। और वहीं पे आप सिल्क रॉड ने इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, तो इसका मास जो होगा वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। मास इज स्लाइटली इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनको ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो ओवरऑल हमने जो अभी पढ़ाई की उसमें क्या हमने सीखा कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट को, होता क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया उस केस में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मास भी कम हो रहा है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये देखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो, और उसका मास कुछ ना कुछ स्लाइटली बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न, है ना, वो आपने आज सीखा है। तो इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, जरा ये रफ कर दूं मैं और कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। क्या कंक्लूजन है जरा देखिए तो बच्चों, इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट लूज करता है इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यहीं पे दूसरी बात भी आप बोल सकते हैं, जो मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, मास इज स्लाइटली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीजेज। कितना डिक्रीज होगा ये भी आप बोल सकते हैं। लेट्स से अगर ऑब्जेक्ट ने n इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो इसको आप ये ऐसे ना करके ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, n इंटू m, ठीक है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इन द अनदर वे भी देखो, अगर उसने गेन किया होता इलेक्ट्रॉन को तो उस केस में क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, और नेगेटिवली जब चार्ज होता तो इसका मतलब उसका जो मास होता वो स्लाइटली क्या होता, मास इज स्लाइटली इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज होता है ये भी आप बता सकते थे, n इंटू एम ई। सो यहां से आप देख सकते हैं जितना अमाउंट का मास ग्लास रॉड से डिक्रीज हो रहा है, सेम अमाउंट का मास वो सिल्क रॉड का आपका इंक्रीज हो रहा है। दैट्स इट। ये क्लास बच्चों यहीं तक थी आपकी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।